हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सरताज कोचिंग गाजीपुर पे स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं चंदन कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आपको अंग्रेजी के कुछ तथ्यों के बारे में बताऊंगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगा। अंग्रेजी को समझना सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि पढ़ना और समझना दोनों में अंतर है ना। पढ़ना मतलब हम किसी चीज़ को पढ़ लिए, समझना जैसे गणित को हम लोग समझते हैं वैसे समझना होगा। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं, अगर हम 3 शब्द लिखें, इंग्लिश, टीचर, स्टूडेंट, ध्यान दें, बातों को समझें और समझने की कोशिश करें कि अगर मैंने बोर्ड पे 3 शब्दों को लिखा, इंग्लिश, टीचर एंड स्टूडेंट, है ना, तो होता क्या है कि एक बार हम लोग मैथ्स पढ़े, मैथ्स बनाने आ गया, रीजनिंग पढ़ लिए, रीजनिंग समझ में आने लगी। बट व्हाट अबाउट इंग्लिश? व्हाई नॉट टू इंग्लिश? इंग्लिश के साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? फलना सर से भी पढ़ लिए, फिर भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। 9, 10, 11, 12 सब जगह पढ़े, फिर भी आवश्यकता पड़ रही है। तो दिक्कत कहाँ पे है? अगर क्या प्रॉब्लम अंग्रेजी में है, क्या प्रॉब्लम शिक्षक में है, क्या प्रॉब्लम विद्यार्थी में है, इस चीज़ को समझना होगा। एज ए स्टूडेंट आप क्या समझते हैं, ये आपको सोचना है कि एज ए विद्यार्थी आप क्या समझते हैं, कि आपको क्या लगता है कि समस्या अंग्रेजी में है, समस्या शिक्षकों में है, या समस्या विद्यार्थियों में। इस चीज़ को पहले समझना होगा, क्योंकि लॉजिक नहीं होगा तो मैजिक नहीं होगा। लॉजिक पे ही सारे मैजिक्स होते हैं, क्योंकि पहले तो समझना होगा ना कि करना क्या है, तभी तो करेंगे कुछ। आएगा कोई बच्चा आएगा और कहता है कि जानते हैं सर अंग्रेजी बड़ी कमज़ोर है। अरे अंग्रेजी कमज़ोर है कि तुम कमज़ोर हो? बोलने का टोन समझिए। कहता है कि सर बड़ा अंग्रेजी कमज़ोर है। अंग्रेजी कमज़ोर नहीं है, कमज़ोर कौन है? आप हैं। इस चीज़ को समझिए कि एज ए स्टूडेंट अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम स्टूडेंट में है, तब आप सब चीज़ को सीख पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि अंग्रेजी समझ में नहीं आता। अरे वो तो भाषा है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। जिस चीज़ के पीछे जितना जाएंगे वो चीज़ आपको मिलेगा। दूसरा चीज़, कई लोगों का मानना है वो ठीक नहीं पढ़ाता, उससे नहीं पढ़ेंगे। वह 4 दिन डेमो देखने गए थे, नहीं समझ में आ रहा, मतलब दूसरों में समस्या। इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग, सभी इंसानों का यही प्रॉब्लम है कि उसमें समस्या है, उसमें समस्या है, उसमें समस्या है। कभी भी इस हाथ को ऐसे करके देखिए कि मुझ में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन मी। और जिस दिन आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वो उस दिन आपका सबसे बड़ा दिन होगा और सब चीज़ों का समाधान आप खुद कर पाएंगे। इस चीज़ को समझें। जैसे कॉमन बिहेवियर क्या है कि हम लोग स्टेशन जाते हैं, गाड़ी निकल जाती है, तो घर पे आते हैं तो गार्जियन पेरेंट्स पूछते हैं कि क्यों नहीं गए, तो हम लोग के जवाब माइंड में छपा हुआ है। हम लोग क्या कहते हैं कि ट्रेन छूट गई, कहते हैं। हम सभी यही कहते हैं क्या कि ट्रेन छूट गई। क्या सही मायने में ट्रेन छूट गई कि हम छूट गए? लेकिन हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि हम छूट गए। हम क्या कहते हैं कि ट्रेन छूट गई। ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है कि दोष दूसरों पे देना। लेकिन जिस दिन लेकिन सही मायने में आप सोचिए ना भाई, क्या ट्रेन छूट गई? समय से पहले ट्रेन आई और चली गई? नहीं, हम समय पर नहीं पहुंचे। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हम छूट गए। लेकिन हमारे कॉमन बिहेवियर में ऐसा नहीं है। हम कभी नहीं कहते हैं कि क्या हम छूट गए। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं? ट्रेन छूट गई। उसी प्रकार से आपको समझना होगा कि आपकी कमजोरी आप ही के अंदर निहित है। यानी कमी कहाँ है? मुझ में, खुद में है। जिस दिन आप ये समझ गए कि कमी मुझ में है, तब आप सही मायने में समझ पाएंगे कि क्या कमी है। पहले तो ये जाने, पहले तो हम लड़ते रहेंगे कि हम में कोई कमी नहीं है, हम नहीं सीख पा रहे हैं उसको पढ़ाने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन हम मान गए कि कमी हम में है, ठीक है, तब ना हम ढूंढेंगे कि किस प्रकार की कमी है। पहले तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं कि कमी हम में है। लेकिन जिस दिन हम मान गए कि कमी हम में है,
उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार की कमी है। तो आइए देखते हैं। आई होप कि आप लोग मान रहे होंगे कि कमियां आप में हैं, आपको उन्हीं कमियों को पहचानना है और उन्हीं कमियों को तराशना है। तो आइए और देखें, एक एग्जाम्पल्स पे पता चलेगा कि आपको अंग्रेजी कितनी आती है, कितना समझते हैं। जैसे अगर एक लाइन हम लिखें, द मैन शैल गो टू फॉरेन नेक्स्ट ईयर। ध्यान दें, अगर एक लाइन लिखा जाए कि द मैन शैल गो टू फॉरेन नेक्स्ट ईयर, तो बेसिकली कॉमन एरर जो हमारे बिहार और यूपी के बच्चे सबसे ज़्यादा क्या बनाते हैं, कॉमन एरर। ऐसा लगता है कि पूरे कंपटीशन में केवल कॉमन एरर ही आएगा। उन सब चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे कि अंग्रेजी को कैसे क्रैक करना है। तो अगर पूछा जाए कि इस लाइन में क्या गलती है, व्हाट इज एरर इन इट, तो सबसे पहले बच्चे बोलते हैं कि सर द होगा, द नहीं होगा। अरे यार, द का फैक्ट क्या है? आप कहीं भी द लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। एक वीडियो आपको भेजी जाएगी, मतलब बनेगा, जिस पे आप लोग द के फैक्ट को जानेंगे, समझेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लॉजिक पे आते हैं। देखिए लॉजिक क्या कहता है यहाँ पे। सबसे पहला चीज़ कि फॉरेन का हिंदी क्या होता है? फॉरेन का हिंदी क्या होता है? फॉरेन का हिंदी क्या होता है? तो बहुत सारे बच्चे, क्या 90% बच्चे क्या कहते हैं कि फॉरेन का हिंदी विदेश होता है। 90% बच्चों को यही पता है कि फॉरेन का हिंदी क्या होता है, विदेश होता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सबसे पहले एग्जैक्ट हिंदी जानना सीखें। फॉरेन का हिंदी विदेश नहीं, विदेशी होता है। फॉरेन का हिंदी विदेश नहीं, क्या होता है? विदेशी होता है। तो आप कहिएगा कि सर फॉरेनर का मतलब क्या होता है? तो फॉरेनर का मतलब विदेशी नहीं, विदेशी व्यक्ति होता है। विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को हम लोग फॉरेनर कहते हैं। तो पहला चीज़ कि उसके हिंदी को जाने, एग्जैक्ट हिंदी को। तो फॉरेन का हिंदी विदेशी। और दूसरा चीज़ यही सीखना होता है अंग्रेजी भाषा में कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? एडजेक्टिव, और जिसका हिंदी क्या होता है माय डियर? विशेषण। फाइन। फॉरेन का हिंदी विदेशी और विदेशी का पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या संबंध है? तो ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का हिंदी क्या होता है? विशेषण। और विशेषण किसके लिए आता है? नाउन के लिए। अर्थात इस लाइन को सही करना हो तो इस लाइन के बगल में कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। जहाँ तक बात है फॉरेनर का, कि फॉरेनर का मतलब विदेशी होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विदेशी मुद्रा को आप क्या कहेंगे? फॉरेनर करेंसी या फॉरेन करेंसी? आप क्या कहते हैं? फॉरेनर करेंसी या फॉरेन करेंसी? तो जी हाँ साहब, हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी। विदेशी मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन करेंसी, ना कि फॉरेनर करेंसी। कहना हो विदेशी संस्कृति तो हम क्या कहते हैं? फॉरेन कल्चर या फॉरेनर कल्चर? क्या कहते हैं? फॉरेन कल्चर या फॉरेनर कल्चर? तो हम लोग क्या कहते हैं माय डियर? फॉरेन कल्चर। तो यहाँ दो तथ्यों से आपको पता चला कि इसका हिंदी क्या होता है? विदेशी। ठीक है। और तो आपको यहाँ पे फॉरेन के बगल में क्या लिखना पड़ेगा? फॉरेन कंट्री। कंट्री क्या हो गया? नाउन। तब जाके ये लाइन बिल्कुल सही होगा। इस चीज़ को समझें। कोई कहता है कि द मैन शैल गो टू फॉरेन, नहीं, क्या कहना होगा? द मैन शैल गो टू फॉरेन कंट्री नेक्स्ट ईयर। ठीक है। अगर आप फॉरेन कंट्री नहीं लिखना चाहते हैं, अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं, तो आप सीधे क्या लिखेंगे? अब्रॉड। बात को समझें। सीधे आप क्या लिखेंगे? अब्रॉड, है ना। और अब्रॉड का हिंदी क्या हो गया? विदेश। अब्रॉड का हिंदी क्या हो गया माय डियर? विदेश। फाइन। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और ज़रा हमें क्लियर कर दीजिए कि भाई जैसा कि फॉरेन क्या था? एडजेक्टिव था।
तो अब्रॉड इस सेंटेंस में क्या है? सोचिए सोचिए बताइए। तो कई लोगों का कहना होगा कि सर विदेश तो नाउन है। विदेश क्या है? नाउन है। मैं मानता हूं कि नाउन है, लेकिन ये सेंटेंस में कैसे काम कर रहा है इस चीज को समझना है। तो आगे बढ़ने से पहले एक लाइन हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम कहते हैं he went there last night, इस लाइन से आपकी अंग्रेजी की समझ डेवलप होगी। आप अंग्रेजी को कितना समझ पाते हैं ये देखेंगे। he went there last night, हिंदी समझते हुए आगे समझना है। वह गया, यही ना इसकी हिंदी है। वह गया, कहाँ गया? कहाँ गया? वहां। तो बात को समझेंगे। एक सेंटेंस में, वाक्य में कहाँ का जवाब हमेशा कौन देता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन देता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि कोई भी एक्शन हुआ, कोई भी काम हुआ और कहाँ हुआ, उसका जवाब हमेशा कौन देगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो वह गया, कहाँ गया? वहां गया। कहाँ का जवाब कौन दे रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब गया? कब गया? कब गया? कल रात गया। और कब का जवाब कौन देगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। बात को समझें, कब का जवाब कौन देता है सेंटेंस में? एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी बात को समझे, कुछ भी हुआ, वो खाया, रोया, गया, कहाँ? कहाँ का जवाब कौन देगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। कब का जवाब कौन देगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो वही कह रहा है कि आदमी जाएगा, आदमी जाएगा, कहाँ जाएगा? विदेश। और कहाँ का जवाब हमेशा कौन देगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। सामान्य तौर पे ये नाउन है, लेकिन इस वाक्य में प्रयोग हुआ तो ये अपना रूप बदल दिया। ये क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक सिंपल तरीका। इन क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? कमान, इन क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? प्रेपोजिशन। इन क्या होता है? प्रेपोजिशन। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस लिख दिए माय डियर कि कम इन, कम इन, आओ, कहाँ आओ? अंदर आओ। और कहाँ का जवाब हमेशा कौन देता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जनरली ये प्रीपोजिशन है, लेकिन इस सेंटेंस में ये काम कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि CAT कैट मतलब बिल्ली होता है, तो CAT कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट भी होता है। इस चीज़ को हम लोग धीरे धीरे डेवलप होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपका कमजोरी, पहले तो आपने माना कि आपकी अंग्रेजी में कमजोरी है, ठीक है, और कमजोरी किस प्रकार की है? तो पहली कमजोरी आपको ये है कि आपको ये पता ही नहीं है कि जो शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है क्या। तभी तो हम लोग क्लोज टेस्ट बना पाएंगे, तभी तो हम लोग फिलर बना पाएंगे, है कि नहीं। और दूसरी कमजोरी कि उस शब्द के एग्जैक्ट मतलब ही पता नहीं। पहले हम लोगों ने जाना कि हम लोगों की कमजोरियां क्या क्या हैं, तभी तो उस पर हम लोग काम कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम यही है कि बच्चे को पता नहीं है, वो पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं कि ये है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज कुछ हम लोग 4-5 सेंटेंस देखते हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 सेंटेंस जिसको हम लोग फैक्ट कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में फैक्ट। चलिए ध्यान दें। तो देखते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ शब्दों को देखते हैं जिसपे हम लोग खेल खेलते हैं। अब देखिए, कहना हो कि कल मैं शादी में गया था, हिंदी से अंग्रेजी सीखेंगे। कल मैं शादी में गया था, तो बच्चे कहते हैं यस्टरडे आई वेंट टू अ मैरिज। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर। बात को समझें। जो फैक्ट है जिस पे आपका SSC न जाने कई बार यह प्रश्न पूछ सका है, अगर आप परीक्षा देते हैं या सेट प्रैक्टिस मारते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो बात को समझिए, मैरिज इज अ रिलेशनशिप
मैरिज और वेडिंग में क्या अंतर है? मैरिज इज द रिलेशनशिप एंड वेडिंग इज अ सेरेमनी। कल मैं शादी में गया था, ठीक है, कल मैं शादी में गया था, नाचने खाने गाने गया था तो मैं उस समारोह में गया था। जैसे कहते हैं कि उनका शादी 30 साल तक चला, यानी 30 साल तक वो लोग रिलेशनशिप में रहें, तो देयर मैरिज, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? देयर मैरिज। लेकिन yesterday I went to a wedding, yesterday I went to a wedding, not in marriage। तो ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। सामान्य तौर पे हम लोग कहते हैं क्या हैं कि वह मेरे अंग्रेजी के सर हैं। बोलचाल की भाषा में हम लोग यही कहते हैं, ही इज़ माई इंग्लिश टीचर। आपको जान के हैरानी होगी कि इस शब्द का मतलब कुछ यूं होता है। देखें, वो मेरे अंग्रेज शिक्षक हैं, बोलते हैं हम लोग यही हैं। और ये नहीं कि यूपी बिहार में बोलते हैं, सभी जगह हम लोग यही बोलते हैं, इज़ माई इंग्लिश टीचर। और ख़ासकर इस प्रकार की गलतियाँ कौन करते हैं? जो CBSE IC वाले बच्चे हैं, वहाँ के फैकल्टीज़ लोग हैं, वो लोग भी यही कहते हैं क्या भाई कि ही इज़ माई इंग्लिश टीचर, शी इज़ माई इंग्लिश टीचर। वो मेरे अंग्रेज शिक्षक हैं? नहीं, वो मेरे अंग्रेजी के शिक्षक हैं। तो क्या कहना होगा कि ही इज़ माई टीचर ऑफ इंग्लिश। और इसका हिंदी क्या होगा? अंग्रेजी के शिक्षक। इज दैट क्लियर? और क्या अगर आप सही मायने में एग्जाम में बैठे हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको कई बार देखने को मिले होंगे, चाहे वो CHSL हो, चाहे CGL हो, PT हो, मेंस हो, MTS हो, एवरीवेयर यू कैन सी द क्वेश्चन ऑफ लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड फैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, आइए बोलचाल की भाषा में ही बात करते हैं। आप किसी बेंच पे 2-4 बंदे बैठे हुए हैं, 2-4 लड़के लड़कियां बैठी हुई है, कोई आया और बोला वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसकने का कष्ट करेंगे? क्या आप थोड़ा खिसकने का कष्ट करेंगे? तो आपको कहना है कि इस सीट पे, इस बेंच पे कोई जगह नहीं है। आपको कहना है कि इस बेंच पे कोई जगह नहीं है, तो आप क्या कहते हैं? देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो स्पेस। विच काइंड ऑफ इंग्लिश इट इज? ये बोलचाल की भाषा है। सही मायने में क्या कहना होगा? देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम ऑन दिस बेंच, ऑन दिस टेबल, ऑन दिस चेयर। You must watch cricket, you must be watching cricket। आप सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, ठीक है? तो उसमें जब गेंदबाज गेंद करता है तो आप कमेंटेटरी में सुने होंगे कि गेंदबाज ने बल्लेबाज को रूम दिया या बल्लेबाज को रूम मिला। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि रूम मतलब कमरा मिला, मतलब रूम मतलब खाली जगह मिला, सो दैट ही में हिट। बात समझ में आ रही है कि गेंदबाज ने बल्लेबाज को रूम दिया, यानी कमरा नहीं दिया बल्कि खाली जगह दिया ताकि वो हिट कर सके। आपने ये पहले भी सुना होगा और आज के बाद कभी भी क्रिकेट सुनेंगे तो ये लाइन आपको सुनने को मिलेगी कि द बॉलर हैज़ मेड अ रूम, या फिर जब बैट्समैन ने अपना रूम बनाया, जगह बना के जो हिट करता है, तो खाली जगह को अंग्रेजी भाषा में वैकेंट सीट को स्पेस या प्लेस नहीं कह के क्या कहेंगे? रूम। नहीं कह के क्या कहेंगे हम लोग? रूम। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द फैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इज आस्क्ड, जो जनरली सामान्य तौर पे परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे YouTube चैनल सरताज कोचिंग गाजीपुर को सब्सक्राइब करें, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिएगा और आप देखिएगा कि नई नई चीज़ें आपको इनोवेटिव आइडियाज़ के तरह मिलते जाएंगे। अब आपको लगभग हमेशा इंग्लिश से संबंधित बहुत सारे चैप्टर से संबंधित, वोकैब से संबंधित, सब चीज़ से संबंधित आपको वीडियो देखते मिलेंगे। तो वो कब मिलेंगे? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।
मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में, अगले भाग में। मैं चंदन कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल सरताज कोचिंग गाजीपुर में। ठीक है, धन्यवाद।